नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल। दिमाग के अंदर वही सब बातें चलते रहते हैं, पुरानी बातें चलते रहते हैं। बीते हुए कल, अतीत को लेके लोग अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। मैं ये जानता हूं कि अतीत का पावर कितना है, लेकिन अतीत से हमें नाता तोड़ना पड़ता है और अतीत एक तरह से काल्पनिक है। अब आप कहोगे यार, अतीत पास्ट कैसे काल्पनिक हो सकता है? भूतकाल काल्पनिक कैसे हो सकता है? ये हुआ है? नहीं, ये हुआ था, लेकिन वो था को लेके आप अपने दिमाग में उसे मेमोरियल बना के उसका एक मकबरा बना के रख देते हो। मैंने भी किया है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और इसमें से निकलना कैसे है इसकी बात करते हैं। और मैं अपने लाइफ से कुछ खास किस्से सुनाना चाहता हूं जिससे मुझे प्रेरणा मिली ये अतीत के मकबरे से छुटकारा पाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है एटीट्यूड। मैंने कुछ एटीट्यूड्स अपने दोस्तों को देख के सीखे। एक मेरा दोस्त था, साल है 1983 शायद, 83 या 82। हमारे सोसाइटी में, मैं अहमदाबाद में पला बड़ा हूं, तो हमारे सोसाइटी में हम लोग खेलते थे, बच्चे लोग। और एक लड़का था जिसको मैं हीरो वर्शिप करता था। वो काफी हैंडसम था, बिल्ट था, मुझसे 3-4 साल बड़ा था और स्मार्ट था। उसके बहुत सारे अच्छे गुण थे। उसे मैं हीरो वर्शिप करता, उसको मैं हीरो समझता था और वो हीरो असल में था। एक दिन ऐसे हुआ, मुझे कुछ खास उसके बारे में पता नहीं था। उसका भाई मेरे साथ स्कूल जाता था, उसका छोटा भाई। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि उसके पिताजी को पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया है, लकवा। दिमाग में ब्लड क्लॉट फंस जाता है, ये ब्रेन में, और बॉडी का आधा हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये सेकेंड टाइम था, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हो चुका था। अब लकवा मार गया उसके पिताजी को। हम लोग उसके घर पे गए, विजिट किया। उसके यानी हॉस्पिटल से पिताजी लौट गए थे, उनका मुंह ऐसे चल रहा था। मिले और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पिताजी की तबीयत पूछ रहा था मैं। तो मैंने पूछा, पिताजी अब कैसे हैं? खाते पीते सब नॉर्मल है? तो ये जो लड़का था हंस के बोला, यार तुम जो पूछना चाह रहे हो खुल के पूछो। फिर भी मैं झिझक रहा था। उसने कहा, तुम अगर पूछ रहे हो क्या वो अपने आप से टॉयलेट जाते हैं, क्या वो अपने आप से खाते हैं, यही सब पूछना चाह रहे हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला, इंग्लिश में बोला, ईटिंग शिटिंग सब नॉर्मल है उनका, उन्होंने ओवरकम कर लिया है। और जाके देखा तो सचमुच में उन्होंने, हालांकि लकवा मार गया था, थोड़ा सा उनका मुंह ऐसे टेढ़ा था, लेकिन बाकी सब नॉर्मल हो चुका था। और उन्होंने एक मशीन, ये उन दिनों में वो एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए यूज किया जाता था, स्प्रिंग्स हैंडल, 2 हैंडल्स और बीच में स्प्रिंग्स, 4 स्प्रिंग्स, उसको लेके वो एक्सरसाइज कर रहे थे घर में। तो बहुत प्रेरणा मिली कि ऐसे हो गया था मुंह, ठीक है ऐसा हो गया है, लेकिन आदमी वर्कआउट कर रहा है और अपने बॉडी को दोबारा मस्कुलर बना रहा है। ये एक बार पहले हो चुका था, उन्होंने बिल्डअप किया था, दोबारा हुआ, दोबारा बिल्डअप किया। उनके घर में एक लाइट माहौल बनाए रखते थे वो लोग। हालत जितना भी गंभीर हालत क्यों ना हो, फिर भी हंस के बात करते थे। थोड़ा कटाक्ष, थोड़ा सा सरकाज़म भी होता था उनकी बातों में, लेकिन मौत को भी वो लाइटली लेते थे। और आखिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि उसके पिताजी का तीसरा स्ट्रोक हुआ और ये तीसरे स्ट्रोक ने उनकी जान ले ली। अब हम गए उनके घर,
मैं और मेरे दोस्त और मेरी शायद मम्मी भी साथ में थी, हम गए इन लोगों के घर। पिताजी को एक बड़ा सा आइस ब्लॉक पे रखा हुआ था। अब उन दिनों में ये कोल्ड कॉफिन वगैरह कुछ थे नहीं, तो बड़ा सा बर्फ का स्लैब के ऊपर बॉडी रखा हुआ था अंदर सिटिंग रूम में। बाहर बालकनी से एंट्री होता था, ग्राउंड फ्लोर का घर था। तो हम गए और मम्मी अंदर गई उनकी माँ से बात करने। ये जो था मेरा दोस्त वो बैठा हुआ था बाहर, और मैं गया उसके बाजू में बैठा, ऐसे किया सर यानी नमस्ते वगैरह किया, और उसने हंस दिया, जोर से हंस दिया। उसने किया, क्या रे बाप मेरा मरा है, तू क्यों मुंह लटका के बैठा है, ऐसे एकदम हंस के बोला। मुझे पहले लगा वो क्या कटाक्ष कर रहा है, नहीं, वो बोलता है ए देख ये मौत वगैरह ना होते रहता है, ज्यादा सीरियस नहीं होने का। और उस टाइम उसने जो हंसा है मेरे साथ एकदम लाइटली, अरे टेक इट लाइटली रे, ये सब होता है। पिताजी बूढ़े थे, हो गया, अभी डेथ हो जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल है। उतने भी बूढ़े नहीं थे, शायद वो 50-55 साल के थे, शायद मेरे उम्र के थे, आज जो मैं जिस उम्र का हूं शायद वो उस उम्र के थे या उससे भी कम थे। तो उतने सीनियर नहीं थे, लेकिन हंस के निकाल लिया उसने। ये एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में रह गया कि मौत और गंभीर चीजों को भी, पैरालिसिस वगैरह जो गंभीर चीजें हैं, उसका भी आप हंस के उसके साथ डील कर सकते हो। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था उसने जो बोला। उसके बाद एक बार ऐसे हुआ कि ये अब साल शायद 1990s के आसपास, 95, 98, शायद उन दिनों में मेरे एक रिश्तेदार गुजर गए, सीनियर थे, और वो गुजर गए, उतने भी सीनियर नहीं थे, अगेन 65-70 ईयर्स के थे। उनका जो बेटा था वो करीब करीब मेरा उम्र का था, और हमें बुलाया गया, डैड थे। डैड ने मुझे फोन करके कहा इनका जनाजा निकल रहा है, और उन दिनों में जनाजा कंधे पे लेके जाते थे, नॉर्मली आजकल एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, लेकिन उन दिनों में ज्यादातर कंधे पे लिया जाता था। तो कंधे पे वो लोग निकल चुके थे बॉडी को लेके। हम लोग बीच में एंट्री किए, हम यानी गाड़ी पार्क किया जल्दी से और उनको ज्वाइन किए हम लोग। मैं चल रहा हूं, मेरे पिताजी चल रहे हैं, उनका लड़का ऐसे कंधे पे लेके चल रहा है, फिर उनके साथ मैं भी जुड़ गया, कंधे पे मैंने भी ले लिया एक या शायद नहीं, कंधे पे मैंने नहीं लिया, क्योंकि उन दिनों में एक रूल हुआ करता था कि अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो किसी और के माँ बाप को कंधा नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ अजीब सा रूल हुआ करता था। तो शायद मैंने कंधा नहीं दिया, लेकिन हम लोग साथ में चल रहे थे, और मैंने देखा कि सब लोग हंसकर बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं नमस्ते, गंभीर, दुखी, ये सर हिलाना, नहीं 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 ऐसे नहीं होना चाहिए था, छी 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 ये बहुत बुरा हुआ, ये क्या हो गया वगैरह। सब लोग उस स्मशान यात्रा में हंसते हंसते चल रहे थे, हंस के बात करके चल रहे थे, नॉर्मल की तरह उन्होंने लिया, सबने नॉर्मल। उनका बेटा भी जो था नॉर्मल बात कर रहा था, ऐसे लगेगा कि ये हम कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, या हंसी की आवाज सुनाई देती थी बहुत। ये मैंने उसमें से भी प्रेरणा ली, मैंने कहा ये सही है, ये सही मेथड है डील करने का, ये सही तरीका है, ऐसे करना चाहिए। बहुत प्रेरणा मिली। डैड से भी मैंने बात किया, मैंने कहा यार ये तो इनका ये जो था स्मशान यात्रा जो था यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए। और डैड ने भी कहा बिल्कुल सही है, ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों, गंभीरता यानी हम अतीत को, पास्ट को गले लगाते हैं, गले लगा के फूट फूट के रोते हैं, रोने का ड्रामा भी करते हैं और असल में रोते भी हैं। ये सब नेसेसरी नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ये लाइफ का एक अनादर है। अगर तुम मौत को उतना ज्यादा इज्जत देते हो तो आप लाइफ का को अनादर करते हो, उसको
लाइफ की वैल्यू कम करते हो। जो लोग जिंदा है उनकी वैल्यू कम करते हो, मत करो। जो लोग मर रहे होते हैं, मरते हुए आदमी के शब्द, बेटा ये कर देना, बेटा वो कर देना, इसको भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि मैंने कुछ बातें ऐसे किए हैं, यानी मेरे डैड के कुछ शब्द थे, उनके एकदम लास्ट विशेस कह सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं माना। मैंने वो भी नहीं माना क्योंकि मैंने कहा ये जरूरी नहीं है। कुछ जरूरी है वो मैंने माना, जो जरूरी नहीं है वो मैंने नहीं माना। जब वो कैंसर से सफर हो रहे थे 2016-17 के साल में, वैसे उनको 2012 में उनको डायग्नोस किया गया, 17 में उनकी मौत हो गई। कई सारे ऑपरेशंस हुए और लास्ट में तो 1 महीने के लिए तो बहुत ही तड़पे हैं। और एक्चुअली डॉक्टर के साथ वो लोग आर्टिफिशियली खून से फीड कर रहे थे, जिसको पेरेंटरल फीड कहा जाता है, कि खून में न्यूट्रिशन डालते हैं। अब खून में न्यूट्रिशन, क्योंकि उनका पेट खराब हो गया था, पेट कार्डबोर्ड जैसा हो गया था, पुट्ठे जैसा हो गया था, कैंसर फैल गया था, पूरे एब्डोमेन में फैल गया था। अब उनको जिंदा रखा जा रहा था। डॉक्टर से मैंने बात किया, मैंने कहा ये पेरेंटरल फीड हम देके इनको जिंदा रख रहे हैं, क्या ये जरूरी है? क्या हम इसे अब खत्म नहीं कर सकते? वैसे तो मैंने कहा ये सेलाइन सारी चीजों को हटा दो यार, खत्म करो। और अगर पेन किलर देने से वगैरह, वो बोले पेन किलर देना, ये देना, वो देना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? उनका किडनी फेल हो जाएगा। अब बचता क्या है ये आदमी में यार? जब वो मर रहे हैं, आप इंजेक्शन दे दो, भले किडनी फेल हो जाए, वैसे भी पेट के अंदर कुछ फंक्शनिंग कर ही नहीं रहा है। वो बोले नहीं, हम डॉक्टर्स हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने कहा सलाइन को विड्रॉ कर दो। क्यों सलाइन रखा है? नहीं, वो भी हमारे लिए अलाउड नहीं है, जब तक हॉस्पिटल में है सलाइन रखना पड़ता है, ये हमारा नियम है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो बोले पेरेंटरल फीड जो दे रहे हैं खून में, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और डैड जब तक ये पेरेंटरल फीड दे रहे थे तब तक उनका होश था। होश मतलब वो कॉन्शियस थे, वो रिलेटिव से मिलते थे, परिवार वालों से जो उनसे मिलने आते थे, और हाथ मिला के बात किया है, हंस के बात किया, पूरा कॉन्शियसनेस था। लेकिन जैसे ही पेरेंटरल फीड विड्रॉ किया, बिल्कुल ग्राफ ऐसे होने लगा, नीचे 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 नीचे। और मुझे लगता है करीब करीब 10-15 दिन लगे उनको पूरा डाउन एंड आउट होने में। फिर तो उनकी होश चली गई। शायद 1 हफ्ते के बाद तो वो फिर इन सब कॉन्शियस सेमी कॉन्शियस स्टेट में थे। तो पेरेंटरल फीड को विड्रॉ करने का जो डिसीजन था वो मुझे लेना पड़ा। मैं उनका इकलौता बच्चा हूं, इकलौता बेटी नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कहा स्टॉप इट, खत्म करो, अब विड्रॉ करो। हर चीज में मैंने ऐसे नहीं किया। उनके पेट के अंदर से वो धीरे धीरे जो बाइल था, वो बाइल को नीचे जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए ऊपर आ रहा था। ऊपर आके वो चोक हो रहे थे, लंग्स में जा रहा था। तो मैंने उसका इंतजाम किया कि भाई वो डूब के ना मरे, डूबते हुए इंसान की तरह ना मरे, ड्राउनिंग से ना मरे। ड्राउनिंग से मर जाते, शायद 1 हफ्ता पहले मर जाते अगर वो जो था वो लंग्स में जाने दिया होता तो। लेकिन मैंने कहा यार ये क्रूएल्टी होगा, ये नहीं करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंटल फीड का डिसीजन मैंने लिया। अच्छा, मरने के कुछ दिन पहले डैड ने, बहुत साल पहले उन्होंने कहा था मेरा बॉडी डोनेट कर देना। मरने के स्टेज तक आते आते उन्होंने कहा मेरे बॉडी को डोनेट कर देना, करीब करीब। लेकिन मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हमारे परिवार, जब समय आ जाएगा, हमारे परिवार के जो पूजा पाठ करने वाला जो इंसान है उसको फोन कर देना ताकि वो सब इंतजाम करे पूजा पाठ का। मैंने सुना, मैंने हाँ भी कहा।
लेकिन उनके मरने के बाद मैंने उनको फोन नहीं किया। दरअसल उनका फोन आया था सामने से कि कृष्णा मैं आ जाऊं, ये यानी वो फिर उनकी बात ऐसी है कि वो एक बार आ जाएंगे तो फिर फुल ऑन पूजा पाठ होके ही रहना है, क्योंकि वो इतना ओवर पावरिंग है, उतना उनका प्रभाव इतना है फैमिली के ऊपर कि वो फिर स्मशान में ही पहुंचाएंगे और पूजा पाठ ही करेंगे और 11वीं 13वीं सब करेंगे, वो उस दिशा में लेके जाएंगे। और मैं नहीं चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। और ये जो काम है ये मेरा कजिन है, उसके पिताजी जो गुजर गए थे उस टाइम पे उसने ये काम किया था कि उसने उनको बुलाया था और पूजा पाठ सब कुछ कर दिया था। सब करने के बाद उसके स्मशान यात्रा में लेट पहुंचा था। वो अकेला बैठा हुआ था स्मशान में, वो चिता जल रही थी। मैं उसके साथ जाके बैठा और मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। उसने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि ये पूजा पाठ ड्रामा सेरेमनी, ये करो वो करो, घी लगाओ बॉडी को, यानी तरह तरह के ड्रामेबाजी हुआ है यार, बहुत ड्रामेबाजी हुआ। मौत की कोई डिग्निटी नहीं थी। वो रोया नहीं, गुस्से से ऐसे बॉयल हो रहा था, उसके अंदर से मुझे गुस्से का ये महसूस हो रहा था, स्टीम निकल रहा था। बोला बहुत गलत हुआ, बहुत गलत है, इतना सब हम लोगों ने किया, ये ड्रामा बना के रख दिया। उन दिनों में उसके घर में वापस खाना खा के जाओ, रात को हम लोग स्मशान यात्रा के बाद उसके घर गए और घर जाके खाना खाया, सभी फैमिली आए हुए थे, यानी बहुत इंतजाम करना पड़ा, किया। पड़ोसी के घर में, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पड़ोसी के घर में से खाना पका के ले आओ, 11:30 12 बजे हैं, नहाने को बाथरूम फ्री नहीं है, स्मशान यात्रा में जाके आए हो, चलो मुंह धो लो, हाथ मुंह धो लो, ऐसे कान के पीछे धो लो और मान लेते हैं कि आपने नहा लिया। इसने कहा यार ये सब ड्रामेबाजी क्यों। और इस कजिन ने, जब मेरे डैड की मौत हुई, मैंने उसे फोन किया और कहा कि डैड गुजर चुके हैं और मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं सेरेमनीज के बारे में। उनको फोन करूं, ये जो हमारे रिलेटिव हैं। तो मेरे कजिन ने कहा कृष देख ऐसा है, अगर तुम करोगे ना तो फिर पूरा उस दिशा में जाओ, ट्रेडिशनल में पूरा चले जाओ, फिर तुम खींच नहीं सकोगे। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा किया, ट्रेडिशनल किया, ये नहीं किया, वो किया, ये नहीं किया, फिर तो पूरा ही जाना पड़ेगा। या फिर अगर नहीं करना है ना, मैं तुमको जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि तुमको शायद अच्छा नहीं लगता है ये सब ट्रेडिशनल करने का, तो फिर कुछ भी ट्रेडिशनल मत करो, कुछ भी मत करो, सीधा उल्टी दिशा में जाओ। मेरी ये राय है। ये उसने फोन किया, वो विदेश में था, हमने बात किया और तब मैंने फैसला ले लिया करेक्ट। मैंने वो अंकल को फोन भी नहीं किया, यानी फोन किया और बताया, लेकिन मैंने कहा आप मत आओ। और डैड का बॉडी सेम डे मैंने जाके हॉस्पिटल में डोनेट किया। हॉस्पिटल में बॉडी डोनेशन होता है, फिर उसको मेडिकल स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो इस तरह से डैड का एक डाइंग विश मैंने पालन नहीं किया। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल।